गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका गणित शिक्षण डीएलईडी सेकेंड ईयर में गणित शिक्षण है। मैं आपको आंकड़ों का प्रबंधन बता रही थी। ठीक है, आंकड़ों के प्रबंधन में कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, सामूहिक बारंबारता बंटन सारणी तैयार करना। उसका मैं आपको हल बता रही हूँ। वैसे तो कई जनों ने, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने कर लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार लिख देती हूँ, आप एक बार करेक्शन कर लेना। ठीक है ना। तो सामूहिक बारंबारता बंटन सारणी तैयार। ठीक है, अब इसके अंदर आप 3 कॉलम लोगे, एक सीआई लोगे, एक मिलान चिन्ह लोगे, सीआई लोगे, सेकंड लोगे बारंबारता, और तीसरा लोगे मिलान चिन्ह। ठीक है, सीआई में जो आपका क्वेश्चन था वो 50 तक का था, इसलिए मैं वर्गांतर बना रही हूँ, जोड़े बना रही हूँ 0 से 5 के डिफरेंसेस में। तो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45 और 45 से 50। अब मैंने आपको बताया था कि जो ऊपरी सीमा है वही वाला कंटेंट अपन को यहाँ पे लिखना है, लेकिन जो बाहरी सीमा है उसको हमें इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है कि बाहरी सीमा है तो हमें इसे बाहरी रखना है हमको। तो जो 5 है, अगर आपके क्वेश्चन में 5 है तो 5 हम नीचे वाली सीरीज में लेगी, ना कि ऊपर वाली सीरीज में। तो आप क्वेश्चन आपने देख ही चुके थे, 0 से 5 में 2 था, 3 था और 4 था, तो 2 हो गया। तो बारंबारता कितनी है? 2 है। तो हम मिलान चिन्ह करेंगे 1 और 2। इसी तरह 5 to 10, 5 to 10 में कितना था? 4 था, तो 1। तो कितनी बारंबारता? छात्रों की संख्या कितनी थी? 4 थी। तो मिलान चिन्ह करेंगे 1 2 3, सॉरी 5 थी, 1 2 3 4 और 5। 10 to 15, 10 to 15 है, उसमें कितनी थी? 3 थी बारंबारता, तो 1 2 3। 15 to 20 में कितनी थी? 4 थी। तो क्या करेंगे? 1 2 3 4। इसी तरह 20 to 25, इसमें कितनी थी? 3 थी, तो 1 2 3। इसी तरह 25 to 30 कितनी थी? 4, तो करेंगे 1 2 3 4। इसी तरह 30 to 35 कितनी थी? 3, तो मिलान चिन्ह करेंगे 1 2 3। इसी तरह 35 to 40 कितनी थी? 1, मिलान चिन्ह करेंगे 1। और 40 to 45 में थी 4, तो यहाँ करेंगे 1 2 3 4। और 45 to 50 में करेंगे 1, तो कितनी हो गई? मिलान चिन्ह कितना करेंगे? 1। ठीक है ना। इस तरह आपका सामूहिक बारंबारता बंटन सारणी बनेगी। अब इसके अंदर वो चीजें, वो संख्याएं ली गई है जो छात्रों की संख्या थी, उसके अकॉर्डिंग आपको ये कंप्लीट करना है। ठीक है, अब इसके अंदर आप मध्य बिंदु भी ज्ञात कर सकते हो। मध्य बिंदु मैंने आपको बताया था, निम्न वर्ग सीमा प्लस उच्च वर्ग सीमा अपॉन 2। कितनी है निम्न वर्ग सीमा? 5 + 10 अपॉन 2, कितना है? 7.5। यह मध्य बिंदु निकला। तो इस तरह आपको सामूहिक बारंबारता बंटन सारणी तैयार करनी है। अब जो आज मेरा टॉपिक है वो है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप क्या होते हैं? ये आंकड़ों के प्रबंधन का लास्ट टॉपिक है, जो एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है और मीन और मीडियन में डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप ये क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है केंद्रीय प्रवृत्ति से तात्पर्य केंद्रीय प्रवृत्ति से तात्पर्य उस संख्या से है
उस संख्या से है जिसमें चारों ओर समूह के सभी अंक छाए रहते हैं। केंद्रीय प्रवृत्तियां समस्त समूह का वास्तविक प्रतिनिधित्व करती है। केंद्रीय प्रवृत्तियां दो या दो से अधिक समूह के निष्पादन का तुलनात्मक अध्ययन करती है। देखो, केंद्रीय प्रवृत्तियां क्या होती है? केंद्रीय प्रवृत्तियों से तात्पर्य उस संख्या से है जिसमें चारों ओर समूह के सभी अंक छाए रहते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या होता है, सभी प्रकार का डेटा इंक्लूड होता है। ठीक है ना। केंद्रीय प्रवृत्तियां समस्त समूह का वास्तविक प्रतिनिधित्व करती है। समूह मतलब जो हम एक सारणी तैयार करते हैं, जो हम एक टेबल बनाते हैं, तो उसका क्या करती है, प्रतिनिधित्व तैयार करती है। मतलब उसका इंटरप्रिटेशन करती है, उसका रिजल्ट बताती है, उसके परिणामों को बताती है कि वो किस तरह और किसके बीच अंतर को बताती है। केंद्रीय प्रवृत्तियां दो या दो से समूह के निष्पादन का तुलनात्मक अध्ययन करती है। अगर दो समूह है तो उसका एक तरह से अध्ययन करती है, तुलना करती है उसकी, वो किस तरह है। और केंद्रीय प्रवृत्तियों के अंदर क्या माना जाता है, एक तरह से वो सभी प्रकार की पूरी जो सारणी होती है उसका क्या करती है, पूरा का पूरा निष्पादन करती है। निष्पादन के साथ साथ वो उसका क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है, इंटरप्रिटेशन करती है। अब केंद्रीय प्रवृत्तियां होती है वो तीन प्रकार की होती है। केंद्रीय प्रवृत्तियां के प्रकार। मध्य, माध्य, बहुलक। इंग्लिश में बोलते हैं मीन, मीडियन और मोड। इन तीनों में डिफरेंट मध्य, जो हम एवरेज निकालते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा मध्य। दो समूह का, समूह में हम किसी भी चीज का या छात्रों की संख्याओं का जब हम एवरेज निकालते हैं तो वो कौन सी श्रेणी में आता है, मध्य की श्रेणी में आता है। माध्य, किसी का अगर हमें मिड पॉइंट निकालना है, बीच का निकालना है, मिड पॉइंट निकालने के लिए हम माध्य यूज में लेते हैं। इसी तरह बहुलक, किसी की बारंबारता निकालनी है कि सबसे अधिक अंक किसमें आए हैं, तो हम क्या काम में लेते हैं, बहुलक काम में लेते हैं। इन तीनों को और ज्यादा एक्सप्लेन बताऊंगी, अलग अलग बताऊंगी, इसके क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। इतना से याद रखना है, केंद्रीय प्रवृत्तियां तुलना करती है दो समूह के बीच में, इंटरप्रिटेशन करती है किसी भी टेबल का। और क्या करती है, इसके तीन प्रकार होते हैं, मध्य होता है, माध्य होता है, बहुलक होता है, जिसे आप बोलते हैं मीन, मीडियन, मोड। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कभी कभी माध्य, इसे मध्यमान, ये है मध्यमान और मध्य या माध्य, सॉरी, ठीक है ना। इंग्लिश के ही वर्ड आपको याद रखने हैं क्योंकि हिंदी में हमेशा अलग अलग नाम आएंगे जिससे आप कंफ्यूजन होंगे, इसलिए मीन, मोड, मीडियन, ये आपको ध्यान रखना है।
ये पूरा का पूरा इस तरह का था। कल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मीन बताऊंगी कंप्लीटली। आपका गृह कार्य है केंद्रीय प्रवृत्ति के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। केंद्रीय प्रवृत्ति के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।